राज्य, राष्ट्र एवं संविधान की मूल अवधारणाएं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राज्य और राष्ट्र की अवधारणाएं केंद्रीय स्तंभ हैं। अक्सर इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इनका भेद समझना आधुनिक भू राजनीति और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को समझने के लिए अनिवार्य है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यह मानता है कि राज्य एक यंत्र है जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया है, जबकि राष्ट्र एक आत्मा है जो लोगों को जोड़ती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का निर्माण होता है, जो आधुनिक विश्व व्यवस्था की प्रमुख इकाई है। राष्ट्र और राज्य का अंतर। राज्य और राष्ट्र के बीच का अंतर मनोवैज्ञानिक और राजनीति का अंतर है। कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर हम इसे समझेंगे। पहला बिंदु है मूल प्रकृति। राष्ट्र की मूल प्रकृति क्या है? यह एक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक इकाई है। यह लोगों के दिलों में निवास करता है, जबकि राज्य यह एक राजनीतिक और विधिक मतलब लीगल इकाई है। इसका अस्तित्व भौतिक और संस्थागत होता है। दूसरा बिंदु है निर्माण के तत्व। राष्ट्र के निर्माण के तत्व कौन से हैं? साझा इतिहास, भाषा, धर्म, नस्ल, साझी स्मृति या भविष्य की साझा रणनीतिक राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, पॉपुलेशन, निश्चित भूभाग, टेरिटरी, सरकार, गवर्नमेंट और संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अगला बिंदु है स्थायित्व। राष्ट्र का विचार बहुत प्राचीन और दीर्घकालिक हो सकता है, शक्ति ना हो, जबकि राज्य का निर्माण और विघटन संधियों से, युद्धों या क्रांतियों द्वारा हो सकता है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन राज्य निरंतर बना रहता है। संप्रभुता की स्थिति। राष्ट्र के पास संप्रभुता होना अनिवार्य नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत एक राष्ट्र था पर राज्य नहीं, जबकि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। बिना संप्रभुता के कोई इकाई राज्य नहीं कहला सकती। बाध्यता। राष्ट्र की सदस्यता स्वैच्छिक और भावनात्मक होती है। कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता बदल सकता है या महसूस कर सकता है, जबकि राज्य की सदस्यता या नागरिकता विधायी रूप से बाध्यकारी होती है। राज्य अपने कानूनों को लागू करने के लिए बल का प्रयोग भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे पहले राष्ट्र को, जैसे कुर्द कौन है? ये इराक, ईरान, सीरिया, इन सारे बॉर्डर्स पे कुर्द एक जाति है, ट्राइबल जाति है। इनमें राष्ट्रीयता की सामूहिक भावना तो है, एक राष्ट्र है, लेकिन उनके पास अपना स्वतंत्र राज्य नहीं है। अगर हम राज्य के बारे में कहें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये सब संप्रभु राज्य हैं। आगे देखेंगे हम राष्ट्रवाद वह शक्तिशाली भावना है जो राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा करती है और उसे राजनीतिक कार्यवाही के लिए प्रेरित करती है। जब एक सांस्कृतिक राष्ट्र अपनी संप्रभुता प्राप्त कर लेता है तो वह राज्य बन जाता है। आधुनिक समय में शुद्ध राष्ट्र राज्य, जहां एक ही संस्कृति या नस्ल के लोग हों, बहुत कम है। अधिकांश राज्य बहुराष्ट्रीय राज्य हैं, जिनमें कई राष्ट्रीय समूह एक ही राजनीतिक सीमा के भीतर रहते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटिश, वेल्स और इंग्लिश राज्य शामिल हैं। हम देखेंगे बिना राष्ट्र का राज्य। राज्य और राष्ट्र के संबंधों की जटिलता से कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो समकालीन विश्व राजनीति में संघर्ष का कारण बनती है। सबसे पहले देखेंगे बिना राज्य का राष्ट्र। स्टेटलेस नेशन यह उन समूहों को संदर्भित करता है जिनके पास एक सुदृढ़ राष्ट्रीय पहचान, साझा संस्कृति और इतिहास तो है, लेकिन अपनी संप्रभु सरकार या भूमि नहीं है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है कुर्द लोग, जो तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वे एक राष्ट्र हैं, लेकिन उनका कोई अपना कुर्दिस्तान नामक संप्रभु राज्य नहीं है। इसी तरह 1948 से पहले यहूदी
एक स्टेटलेस नेशन थे और कैटेलोनिया स्पेन के लोग भी स्वयं को एक अलग राष्ट्र मानते हैं, लेकिन स्पेनिश राज्य का हिस्सा हैं वो। देखेंगे स्टेट विदाउट नेशन, बिना राष्ट्र का राज्य। यह स्थिति उन देशों में देखी जाती है जहां औपनिवेशिक शक्तियों ने मनमाने ढंग से कृत्रिम सीमाएं खींच दी, जिससे विभिन्न और कभी कभी परस्पर विरोधी जातीय समूहों को एक ही राज्य की सीमाओं में बांध दिया गया। अफ्रीका के कई देश जैसे नाइजीरिया, कांगो इनके उदाहरण हैं जहां राज्य की संरचना तो है, लेकिन नागरिकों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान, नेशनल आइडेंटिटी का अभाव है। यहाँ लोग पहले अपनी जनजाति के प्रति वफादार होते हैं और बाद में राज्य के प्रति। इसे राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग की विफलता माना जाता है, जिससे अक्सर गृह युद्ध और अस्थिरता पैदा होती है। अर्धराष्ट्र, हाफ नेशन, यह एक विशिष्ट राजनीतिक अवधारणा है जिसका प्रयोग उन राज्यों के लिए किया जाता है जहां राष्ट्रीय पहचान पूरी तरह विकसित नहीं हुई है या ऐतिहासिक कारणों से वह खंडित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के पश्चिम जर्मनी को अक्सर अर्धराष्ट्र कहा गया, क्योंकि नाजी अतीत के कारण वहां की राष्ट्रीयता की भावना संदिग्ध और दमित थी। ऐसे समाजों में संवैधानिक देशभक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ है कि नागरिक किसी विशेष संस्कृति, नस्ल या इतिहास के बजाय देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी वफादारी रखते हैं। भारत में भी जहां अत्यधिक विविधता है, संवैधानिक देशभक्ति ही वह एकमात्र सूत्र है जो मराठी, बंगाली, तमिल जैसी उपराष्ट्रीयताओं को भारतीय पहचान के साथ जोड़कर रखती है। राज्य की परिभाषा एवं तत्वों को देखेंगे। राज्य की सबसे सटीक और सर्वमान्य परिभाषा राजनीति विज्ञानी जेम्स गॉर्डन द्वारा उनकी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट 1928 में दी गई थी। गॉर्डन के अनुसार राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो संख्या में कम या अधिक हो सकता है, जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः या लगभग स्वतंत्र हो और जिसकी अपनी एक संगठित सरकार हो, जिसके प्रति अधिकांश जनता स्वभावतः आज्ञा पालन करती हो। यह परिभाषा राज्य को किसी भी अन्य सामाजिक संगठन जैसे एनजीओ, क्लब या धार्मिक समूह से अलग करती है। राज्य के तत्व कौन कौन से हुए? वर्णन ने जो भी परिभाषा दी है उसके तत्व उसमें शामिल थे, आपने ध्यान दिया हो। तो गार्डनर की परिभाषा के विश्लेषण से राज्य के निर्माण के लिए 4 अनिवार्य जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो उभर कर आते हैं। यदि उनमें से एक भी अनुपस्थित हुआ तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं होगा। कौन कौन से हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन। राज्य एक मानवीय संस्था है, इसलिए जनता इसका आधार है। निर्जन द्वीप राज्य नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार जनसंख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर न बन सके, और ना ही बहुत अधिक कि प्रशासन का चलाना ही असंभव हो जाए। महत्वपूर्ण यह है कि जनसंख्या में शासित और शासक दोनों शामिल होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा एलिमेंट है, निश्चित भूभाग, टेरिटोरी। जनता को स्थायी रूप से बसने के लिए एक निश्चित जमीन चाहिए। खाना बदोश कबीले जो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, भले ही वे संगठित हों पर राज्य नहीं बन सकते, क्योंकि उनका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता। राज्य के भूभाग में न केवल भूमि बल्कि नदियां, झीलें, पहाड़ और तटवर्ती समुद्र, टेरिटोरियल वाटर्स, आमतौर पर ये 12 समुद्री मील तक फैला होता है, तथा उस क्षेत्र के ऊपर का आकाश, एयर स्पेस भी शामिल है। तीसरा तत्व है सरकार, गवर्नमेंट। यह राज्य का एजेंट, यंत्र या मशीनरी है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त अवधारणा जिसे देखा नहीं जा सकता, जबकि सरकार उसका मूर्त या कॉन्क्रीट रूप है। सरकार के माध्यम से ही राज्य की इच्छा, विल ऑफ द स्टेट को कानून का रूप दिया जाता है, व्यक्त किया जाता है और लागू किया जाता है। सरकार के बिना जनसंख्या केवल एक असंगठित भीड़ मात्र है। देखेंगे समप्रभुता, जो कि चौथा तत्व है, सॉवरेनिटी। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट तत्व है, जिसे राज्य की आत्मा कहा जा सकता है। इसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। 1947 से पहले का जो भारत है, उसके पास जनसंख्या थी, भूभाग था और सरकार भी थी। ब्रिटिश थे उनको द्वारा संचालित थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि जो अंतिम निर्णय थे
वो लंदन में लिए जाते थे, इसलिए भारत तत्कालीन भारत राज्य नहीं था। देखेंगे राज्य, संविधान एवं नागरिक। राज्य और नागरिक का संबंध सामाजिक अनुबंध, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सिद्धांत पर यह आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, बल्कि मनुष्यों ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए आपसी सहमत से इसका निर्माण किया है। संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज है जो इस अनुबंध की शर्तों को परिभाषित करता है। यह राज्य की असीमित शक्ति पर अंकुश भी लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य भक्षक न बन जाए। जॉन लॉक के अनुसार राज्य का अस्तित्व ही नागरिकों के 3 प्राकृतिक अधिकारों, कौन कौन से हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इनकी रक्षा के लिए है। यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहता है तो नागरिकों को उसे बदलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, इसी दर्शन पर आधारित है, जो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। देखेंगे सरकार एवं संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता या सॉवरेनिटी लैटिन भाषा सुपरनॉस से बनी है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च। इसकी 2 विमाएं हैं, 2 डायमेंशंस, 2 विमाएं हैं। कौन कौन सी? आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सॉवरेनिटी, और बाह्य संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। क्या है दोनों? आंतरिक संप्रभुता के बारे में बात करें तो राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों पर सर्वोच्च है। राज्य का कानून सर्वोपरि है और कोई भी आंतरिक शक्ति जैसे सेना, धार्मिक समूह या कोई कॉरपोरेट राज्य को चुनौती नहीं दे सकता। बाह्य संप्रभुता, राज्य अपनी विदेश नीति, युद्ध, संधि या व्यापार के निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी अन्य देश या अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे मान लेते हैं यूएन, इनके दबाव में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य होना, कॉमनवेल्थ का सदस्य होना, उसकी संप्रभुता को कम नहीं करता, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक सदस्यता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपल, यह दर्शाता है कि भारत में जो लोकप्रिय संप्रभुता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति अंततः जनता में निहित है। सरकार एवं संप्रभुता की अनुपस्थिति से क्या होगा? जब किसी क्षेत्र में सरकार प्रभावी नहीं रहती या संप्रभुता का ह्रास हो जाता है तो उस स्थिति को अराजकता, एनार्की कहा जाता है। राजनीतिक दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपकृति लेवियाथन में इस स्थिति का चित्रण प्राकृतिक अवस्था के रूप में किया है। हॉब्स के अनुसार बिना संप्रभु सत्ता के मानव जीवन एकाकी, दीन, घृणित, पशुवत और छोटा है। ऐसी स्थिति में कोई कला, संस्कृति या उद्योग पनप नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का हर दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध चलता रहता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसे मत्स्य न्याय कहा गया है, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी भय और असुरक्षा से बचने के लिए मनुष्यों ने अपनी स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा त्याग कर राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। देखते हैं राज्य की विफलता, फेल्ड स्टेट। आधुनिक भू राजनीति में विफल राज्य, फेल्ड स्टेट, एक अत्यंत चिंताजनक अवधारणा है। एक राज्य तब विफल माना जाता है जब वह शासन के अपने मूलभूत कार्यों को निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा राज्य जिसकी सरकार का अपने क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जो नागरिकों को भौतिक सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम हो और जहां कानून का शासन पूरी तरह ढह चुका हो, ये क्या कहा जाएगा? विफल राज्य। क्या क्या लक्षण हुए इसके? हिंसा के वैध प्रयोग पर एकाधिकार खो देना, जैसे विद्रोही गुटों, वॉरलॉर्ड्स या आतंकवादियों का उदय हो जा रहा है। सामूहिक वस्तुओं, जो पब्लिक गुड्स हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सेवाओं का वितरण ठप हो जाना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक संप्रभु राज्य के रूप में व्यवहार करने में असमर्थता। उदाहरण के तौर पर देखें तो सोमालिया को 1990 के दशक से विफल राज्य का क्लासिक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा यमन, दक्षिणी सूडान और सीरिया भी इसी श्रेणी के करीब है। हम देखेंगे नाजुक राज्य या फ्रेगाइल स्टेट। नाजुक राज्य से इनका अंतर क्या है? एक नाजुक राज्य
वह है जहां संस्थाएं कमजोर हैं और स्थिरता खतरे में है, लेकिन वो पूरी तरह टूटी नहीं है। विफल राज्य में केंद्रीय सत्ता का लगभग लोप हो जाता है और देश कई गुटों में बढ़ जाता है। तो ये अंतर रहा नाजुक राज्य और विफल राज्य का। अगले खंड 3 में हम लोग वापस मिलेंगे और बात करेंगे लोकतंत्र की वैचारिक समझ के ऊपर। धन्यवाद।